मैं परम आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परम कैंपस में स्वागत करता हूं। आज का जो क्वेश्चन सीरीज है वो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चंस कुछ आए जो एग्जाम में आए हुए हैं, उन सब का क्वेश्चन है। सीरीज शुरू करते हैं भाई। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? अलवर में, नागौर में, सेवर में, बहरोड में। आप सभी जानते हैं कि अगर हम बात करें नागौर की, नागौर में पहली पंचायती ग्राम की स्थापना हुई थी, है ना। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। अब बात करते हैं राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की। तो राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? शेवर में। कहाँ पर है भाई? शेवर में है। शेवर में। शेवर कहाँ पड़ता है? भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है। और राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना 20 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। अब बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर सरसों अनुसंधान निदेशालय कर दिया गया। और आपको जानकारी के लिए बता दें कि राजस्थान सरसों उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और भरतपुर में ही केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान भी है। और 1993 की अगर बात करें तो 1993 में 73वां एवं 74वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके माध्यम से स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुई तथा महिलाओं को स्थानीय स्वशासन में क्या मिला? आरक्षण मिला। ठीक है, इसमें इतना ही है। अगला बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक की जानकारी का स्रोत है? हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक की जानकारी का स्रोत है? कौन सा विकल्प सही होगा? फटाफट आंसर दें। क्या होगा भाई? खारवेल। क्या होगा? खारवेल होगा। खारवेल जो है कलिंग शासक था, जो कलिंग का राजा था। और इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख की बात करें, हाथी गुम्फा अभिलेख में जैन लोगों को ग्राम दान दिए जाने का भी प्रथम उल्लेख मिलता है। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। अभिलेख में खारवेल को राजर्षि कहा गया है तथा महाराज की उपाधि का प्राचीनतम उल्लेख भी इसी अभिलेख में प्राप्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो आप लोग बताइए फटाफट, कौन सा सही होगा भाई? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। कौन सा है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 23 सितंबर 1887 में की गई थी। कब की गई थी भाई? 23 सितंबर 1887 में। 23 सितंबर 1887 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसके स्थापना करने वाले कौन थे? सर विलियम म्योर। कौन थे? सर विलियम म्योर थे, जो संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। उसके बाद बात करें काशी हिंदू विश्वविद्यालय की। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1916 में। कब हुई थी? 1916 में। जबकि लखनऊ विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1921 में। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1965 में। कब हुई थी? 1965 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार के आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। उत्तर प्रदेश सरकार के आय का, ये उत्तर प्रदेश के इकोनॉमिक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार के आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है कहाँ से भाई? जमीन की मालगुजारी से, सामान्य व्यापार कर से, एक्साइज ड्यूटी में केंद्र से प्राप्त हिस्से से, या पंजीकरण शुल्क से। तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा जो प्राप्त होता है कर, वो किससे प्राप्त होता है? सामान्य कर से। सामान्य कर के बाद दूसरे नंबर पे आता है राज्य उत्पाद शुल्क एवं स्टाम्प तथा रजिस्ट्रेशन शुल्क। ये तीनों शुल्क जो है कि दूसरे नंबर पे आते हैं, और पहले नंबर पे आता है सामान्य व्यापार कर से। ठीक है, अगला है, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व किसकी उपस्थिति के कारण है? तो आपको बताएं, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड के अनुसार, फिनोल एवं फ्लेवोनाइड के कारण जो है तुलसी के पौधे में औषधीय गुण होते हैं। तो विकल्प कौन सही है? सी विकल्प आपका सही है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में शुरू की गई? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा किस जनपद में शुरू की गई? इटावा, महाराजगंज, जौनपुर, जौनपुरी लिखा हुआ है, जौनपुर होगा, मिर्ज़ापुर। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें कहाँ शुरू की गई थी, मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर में कब शुरू की गई थी? मिर्ज़ापुर में शुरू की गई थी अगस्त 2021 में। और इसके उद्घाटन करने वाले कौन हैं? अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है, समीक्षा अधिकारी के एग्जाम में। राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी कहाँ दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। और कब दी गई थी? 19 दिसंबर और 1927 को, 19 दिसंबर 1927 को राम प्रसाद बिस्मिल को सुबह फांसी दे दी गई। कहाँ पर? गोरखपुर जेल में। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? जन्म इनका हुआ था 11 जून 1897 में। जन्म इनका हुआ था 11 जून 1897 में। कहाँ हुआ था? शाहजहाँपुर में। कहाँ हुआ था भाई? शाहजहाँपुर में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकलांगों की कल्याण की वृद्धि करना, नदियों को परस्पर जोड़ना, नदियों को प्रदूषण मुक्त करना, या राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया है। संगम योजना लोगों को लगता है कि ये जो है नदियों संबंधित होगा, बिल्कुल नहीं है। ये विकलांग कल्याण की वृद्धि करने से है। विकल्प कौन सा सही है? ए है, विकल्प ए सही है ये इसका। और आपको बताएं, ये 15 अगस्त 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। 15 अगस्त 1996 में, 1996 में इसकी शुरुआत हुई थी। और प्रत्येक विकलांग को 15,000 रुपये सहायता राशि भी इसके माध्यम से दी जाती है, ताकि वो अपना गुजार बसर कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड, कौशाम्बी, कन्नौज, अलीगढ़। तो बता दें, जेजाक भुक्ति किसका प्राचीन नाम था? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। किसका नाम था भाई? बुंदेलखंड का प्राचीन नाम था। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? चंदेल शासकों ने। किसने शासन किया था? चंदेल शासकों ने शासन किया था। नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? नदी का जल प्रदूषण किससे मापा जाता है? तो याद रखिएगा, ऑप्शन है ए, जल में घुली क्लोरीन की मात्रा से, बी है जल में घुली ओजोन की मात्रा से, सी जल में घुली नाइट्रोजन की मात्रा से, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। विकल्प कौन सही होगा? डी विकल्प आपका सही होगा। जब इसमें अपशिष्ट का पदार्थ पड़ते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, और फिर उसमें रहने वाले जीव क्या करते हैं? उसका अवशोषण करते हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का विघटन बढ़ जाता है। और जब विघटन बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी, जिससे मछलियाँ मरने लगती हैं। तो इससे पता चलता है कि नदी में जल प्रदूषण हो चुका है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? और आप अगर सोच सकते हैं कि अगर कोई साम्राज्य की सीमा सुरक्षा के लिए अपनी विशेष सेना नियुक्त करेगा तो इसका मतलब उसके पास सेनाओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। अगर सेनाओं की संख्या की ज़्यादा की बात करें तो एक शासक ऐसा था, दिल्ली का सभी शासकों में सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास सेना थी तो उसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। तो यही एक ऐसा शासक था जिसने अपनी सीमा सुरक्षा के लिए विशेष सेना को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी खिलजी वंश का दूसरा शासक था जो 22 अक्टूबर 1296 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। कब बैठा था? 22 अक्टूबर 1296 में। कहाँ बैठा भाई? दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। और इसने ही घोड़ों को दागने तथा सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा शुरू की थी। सैनिकों का होलिया लिखने की प्रथा शुरू कर थी। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक था जलालुद्दीन खिलजी। क्या था? खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति कैसी थी? रैयतवाड़ी क्षेत्रों की स्थिति कैसी थी? अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और किसानों के हाथों में चली गई थी, जिस पर सामान्यतः पट्टेदारों की सेवा का उपयोग था।
भूमिहीन श्रमिक भूस्वामी बन गए थे। इससे पट्टेदारों को उच्च मूल्यों पर भूमि पट्टे की पद्धति पर रोक लग गई थी। जमींदारी पूरी तरह से विनष्ट हो गई थी। तो विकल्प कौन सही है भाई? डी विकल्प आपका सही है। इसमें जमींदारी पूरा विनष्ट कर दी गई थी। रैयतवाड़ी की बात करें अगर, तो रैयतवाड़ी की शुरुआत हुई थी 1792 ईस्वी में मद्रास के प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में। कहाँ हुई थी? 1792 ईस्वी में मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में शुरू की गई थी। और इसमें कंपनी का किसान से सीधा संपर्क था। कंपनी का किसान से सीधा संपर्क कहने का तात्पर्य है कि किसान से वो डायरेक्ट टैक्स लेते थे। अगर किसान यानी खेतों के अपने मालिक होते थे, अगर वो लोग टैक्स पूरा नहीं करते थे, उनका भू स्वामित्व खत्म हो जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है? नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है? कोई ऐसा उद्योग जिसका संघ द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। कोई ऐसा उद्योग जिसका राज्य द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी राज्य अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। कोई ऐसा उद्योग जिसका नगरपालिका द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी नगरपालिका नियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया है। कोई ऐसा उद्योग जिसका राज्य द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया। तो बिल्कुल भैया डी विकल्प आपका सही है। नियंत्रित उद्योग वह उद्योग होता है जिसका राज्य द्वारा नियंत्रण में लिया जाना किसी केंद्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में समीचीन घोषित कर दिया गया हो, या देश यानी जनता के हित में वो किया गया हो, तो उस उद्योग को क्या कहते हैं? नियंत्रित उद्योग कहते हैं। तो विकल्प आपका कौन सही है? विकल्प आपका कौन? डी सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है? पहले तो जान लीजिए देवगढ़ कहाँ है भाई? देवगढ़ आपका ललितपुर में है। कहाँ है? ललितपुर में। ललितपुर में देवगढ़ है। ये पड़ता कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है भाई? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का एकदम मध्य प्रदेश के पास, मध्य प्रदेश का हृदय भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही है इसमें? ये विकल्प आपका सही है। इसकी स्थापना किसने की थी? गुप्त वंशीय शासकों ने की थी। और ये कैसा मंदिर है? वैष्णव मंदिर है। कैसा मंदिर है भाई? वैष्णव मंदिर है, जिसमें इसकी शुरुआत किसने बनाई थी? गुप्त काल के शासकों ने बनाई थी। गुप्त काल के शासकों की अगर बात करें तो गुप्त काल के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त थे। और इनका जो क्षेत्र था वो कहाँ था? कौशाम्बी था। कहाँ पे था? कौशाम्बी था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन था? शाह आलम। कौन था? शाह आलम था। ये शाह आलम की बात अगर हम लोग करते हैं, शाह आलम का दूसरा नाम था ये शाह आलम कौन था? सेकंड। शाह आलम कौन था भाई? द्वितीय था। और इसका एक और नाम था अली गौहर। क्या नाम था? अली गौहर। अली गौहर नाम था इसका। और 1803 में कंपनी के अधीन आया और पेंशनर हो गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि 1806 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 1759 ईस्वी में अपने पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या करके ये कहाँ भाग गया था? पटना भाग गया था। और फिर वापस आया 1760 में, और 1760 से लेकर 1806 तक शासन किया। कहाँ पर? दिल्ली पर। और 1764 का जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उसमें अवध के नवाब के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ भी ये लड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता हॉट स्पॉट कहाँ है? जैव विविधता यानी कि जहाँ पर जीवों की विविधता, विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, उस जैव विविधता क्षेत्र की बात पूछी जा रही है। तो ये कहाँ है भाई? पश्चिमी घाट पे। सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। पश्चिमी घाट पे है। पश्चिमी घाट भारत के लगभग 6 राज्यों में फैला हुआ है, जिसमें आता है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा वाला क्षेत्र भी यही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोखुर या चाप या अक्ष बो
झील कहाँ पाई जाती है भाई? गोखुर झील का मतलब है कि वह झील जो नदी द्वारा पानी, जो नदियों का ही पानी से होता है, लेकिन एक उनकी मिट्टी बहाने से क्या होता है, एक बांध के रूप में बन जाता है। वही भाग क्या होता है? गोखुर झील या चाप झील होता है। एक ऐसा भाग होता है, कहाँ पे पाया जाता है भाई? समतली मैदानों में। कहाँ पाया जाता है? समतली मैदानों में पाया जाता है। ठीक है। अगला है, किस राजवंश ने वैष्णव धर्म को संरक्षण प्रदान किया? अभी मैंने बताया था कि वैष्णव धर्म का संरक्षण प्रदान करने वाले किस वंश, कौन से शासक थे भाई? गुप्त वंशीय शासक थे। और आपको बता दें, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, वह वैष्णव धर्म का उपासक था या विष्णु जी की उपासना करता था। जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है, जो उत्तर भारत के विशाल मैदानों में पाई जाती है या गंगा यमुना के मैदानों में पाई जाती है। तो इसमें तो वो ऑप्शन दिया ही नहीं है, तो विकल्प कौन सही होगा? इंडो गंगाय मैदान। क्या होगा भाई? इंडो गंगाय मैदान। जलोढ़ मिट्टी की खास बात ये होती है कि इसमें सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? पोटास की। सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा होती है? पोटास की होती है। लेकिन नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्या होती है? इसमें कमी होती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झूम खेती को और किस नाम जाना जाता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जिस बच्चे को सीटेट का पेपर देना है वो इसको जरूर याद रखेगा भैया। झूम खेती एग्जाम में पूछी जाती है। झूम खेती को और किस नाम से जाना जाता है? चेना के नाम से जाना जाता है, लदांग के नाम से जाना जाता है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है, या उपर्युक्त सभी के नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दूं, सभी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है भाई? सभी के नाम से जाना जाता है। बात करें मैक्सिको और मध्य अमेरिका की। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसका नाम मिल्पा है। क्या नाम है? लिख लीजिएगा जरूर से, मैं आराम से बोल रहा हूँ। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसका नाम क्या है? मिल्पा है। वेनेजुएला में इसका नाम कोनुको है। ब्राज़ील में इसका नाम रोका है। मध्य अमेरिका में मसोले है। इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है, जबकि वियतनाम में इसे रे के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये तो विदेश की बात है, अब भारत में आते हैं भाई। भारत में इसे दहिया, कोमान, योडू, पामा डावी, कोमान आदि के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो इसका मतलब विकल्प कौन सही है भाई? विकल्प आपका डी सही है। अगला है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ष 1773 से 1775 तक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वार्ने हेस्टिंग्स, लॉर्ड मिंटो, जॉर्ज वाटसन या विलियम जॉर्ज वाकर? तो आपको बताएं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे भाई? वारन हेस्टिंग थे। जब 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया तो उस टाइम पे जो गवर्नर की उपाधि थी उसको बदलकर क्या कर दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल के पहले गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, जिसके साथ 1757 में नवाब सिराजुद्दौला और इनके रॉबर्ट क्लाइव के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। कौन सा? प्लासी का युद्ध हुआ था। 1776 में रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो इसके बाद जो गवर्नर का पद था वो बदल कर क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल हो गया, जो वारेन हेस्टिंग पहले भारत के गवर्नर जनरल बने। अगला क्वेश्चन है, सत साहित्री संहिता किस ग्रंथ का उपनाम है? सत साहित्री संहिता, सत साहित्री का मतलब लगभग 1 लाख श्लोक जिस ग्रंथ में होगा वही ग्रंथ होगा। तो आपको मैं बता दूं, 1 लाख श्लोक किसमें है? महाभारत में। किसमें है भाई? महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं। और रामायण को क्या कहा जाता है? रामायण को कहा जाता है चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता किसको कहा जाता है? रामायण को। और रामायण में कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक है। कितने श्लोक हैं भाई? 24,000 श्लोक है। ऋग्वेद आपका सबसे प्राचीन वेद है। अथर्ववेद क्या है? सबसे अंतिम वेद है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।